नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम यहां पर तैयारी करवाते हैं आप सभी की एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की। तो ना केवल एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ को क्रैक करने के लिए, बल्कि साथियों आप हमारे साथ मिलकर ज्वाइन तैयारी कर सकते हैं टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, चाहे स्टेट लेवल के एग्जाम्स हो, चाहे सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, हिस्ट्री विषय के किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको हमारा काम साथियों अच्छा लगता है तो यूट्यूब आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन का मिल सके आपको टाइम टू टाइम। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। जैसे हम यहाँ से कोई वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं साथियों, एज पर द करंट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। उसी संदर्भ में आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि निम्नलिखित में से डेरोजियो से संबंधित है ए बी सी डी। चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो बताइए साथियों चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है आपके अकॉर्डिंग राइट होगा। इसके लिए आपको 30 सेकंड्स का टाइम दिया जाता है। 30 सेकंड्स के अंदर ही आपने राइट ऑप्शन चूज करके उसका क्वेश्चन आंसर पुटअप करना है कमेंट बॉक्स में। तो बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 78 का। तो इसका जो राइट आंसर होगा 78 का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सारी सही, सभी सही है। ये देखिए साथियों, इसका इनका जो नाम था वो पूरा नाम था विवियन डेरोजियो। ये तरुण बंगाल या युवा बंगाल आंदोलन से संबंध रखते थे। इन्होंने अपना एक संगठन बनाया था युवा बंगाल के नाम से, तरुण बंगाल सभा के नाम से। बंगाल में, आज का बंगाल और क्या बोलते हैं बांग्लादेश कह सकते हैं उसे, वहाँ पर ये पढ़े लिखे विद्वान थे शायद फ्रेंच थे मेरे ख्याल से। तो इनके फॉलोअर्स और कॉलेज के स्टूडेंट्स इनको बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। वहीं से जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जो थे इनके, वहीं से आंदोलन शुरू हुआ। ये बंगाल युवा बंगाल आंदोलन का नाम से जाना गया, तरुण बंगाल आंदोलन के नाम से जाना गया, जिसे इन्होंने बहुत सारी संस्थाओं का गठन भी किया था, जैसे कि एकेडमिक एसोसिएशन, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन वगैरह वगैरह इनके अनुयायियों ने। लेकिन अफसोस के बाद साथ कुछ समय के बाद इनकी डेथ हो गई थी, ज़्यादा समय तक नहीं जी पाए थे ये। फिर इनके अनुयायियों ने इसके आंदोलन को आगे बढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी। एक तरफ टर्म्स दी गई है, दूसरे तरफ उनकी डिटेल दी गई है, टर्म्स की डेफिनेशन दी गई है टर्म की। तो बताइए साथियों कौन सी जो है टर्म के अकॉर्डिंग उसका जो डिटेल है वो उससे संबंधित सही सुमेलित नहीं है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 79। तो क्वेश्चन 79 का जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, वैक्सिलोलॉजी। ये जो है ना, द स्टडी ऑफ द ओल्ड हैंड राइटिंग नहीं है, पुरानी लिखावटों का अध्ययन करना नहीं होता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि हर्षवर्धन के सोनीपत मुद्रा में राज्यवर्धन को किस मत का अनुयायी कहा गया है। बताइए साथ राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 80 का, कि हर्षवर्धन के सोनीपत मुद्रा में राज्यवर्धन को किस मत का अनुयायी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट आंसर होगा, बताइए साथियों क्या होगा। 80 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी कहा गया है। ये सोनीपत जो है ना, ये आपके हरियाणा प्रांत का एक डिस्ट्रिक्ट है, सोनीपत और पानीपत। ऐसे ही बागपत और तिलपत ये दोनों उत्तर प्रदेश में हैं। और इसी से संबंध है आपका इंद्रप्रस्थ, जो कि हस्तिनापुर की राजधानी हुआ करता था। ये 5 मेन प्रमुख नगर थे हस्तिनापुर के महाभारत कालीन।
ठीक है। तो सोनीपत में जो है वो भी मिला है आपका योधइयों का टकसाल के अंदर था, जहाँ तक मुद्रा छापी जाती है, ढलाई करी जाती है, जहाँ पर टकसाल सबको पता होगा, जहाँ पर सिक्कों की ढलाई की जाती है ना, सिक्के ढाले जाते हैं उसे टकसाल बोलते हैं। तो वहाँ पर योधइयों के टकसाल मिले, बहुत सारी मुद्राएं मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस दूत ने हर्षवर्धन को उसके पिता एवं बड़े भाई राज्यवर्धन के नेतृत्व में चलाए जा रहे हूण विरोधी अभियान के दौरान पिता प्रभाकर वर्धन के बीमार होने की सूचना दी थी। यहाँ बताइए कौन सा दूत था, दूत का क्या नाम था साथियों, जिसने हर्षवर्धन को उसके पिता एवं बड़े भाई राज्यवर्धन के नेतृत्व में चलाए जा रहे हूण विरोधी अभियान के दौरान पिता प्रभाकर वर्धन के बीमार होने की सूचना दी कि तेरा पिता बीमार होगा, जब दोनों भाई ये अपने उस अभियान पर थे, हूणों के विरुद्ध लड़ाई में बिजी थे। तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ई, कुरंगक। कहीं कहीं आपको संवादक भी मिल सकता है, लेकिन कुरंगक मेन होगा। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि मुगल काल में कृषि योग्य भूमि की उर्वरता कम हो जाने से कृषक एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाते थे। कृषकों का इस स्थानांतरण के संदर्भ में भ्रमवश किसने कहा कि उत्पीड़ित किसान छोड़कर भाग जाते हैं? बताइए साथियों, मुगल काल की बात हो रही है। गलती से लिख दिया था उसने क्योंकि चूंकि ज़मीन की उपजाऊ भूमि जो है कम हो जाती थी, तो लोग वहाँ से किसान छोड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। तो उस जो फॉरेनर विदेशी ट्रैवलर था, विदेशी यात्री, तो उसने लिखा कि उत्पीड़ित किसान छोड़कर भाग जाते हैं किसानी को। कुछ भाग भी जाते होंगे, लेकिन ज़्यादातर नहीं होता। ज़्यादातर उपजाऊ भूमि खत्म होने के बाद ज़मीन की उपजाऊ भूमि जहाँ पर फसल सही नहीं हो पाती थी, उसको छोड़ करके दूसरे क्षेत्रों में पलायन कर जाते थे। तो बताइए 82 का राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, बर्नियर। बर्नियर की विदेश यात्रा पढ़ लीजिए, बहुत कुछ लिखा उस बंदे ने। आगे क्या था कि 1574-75 अकबर का टाइम पीरियड की बात है। ईस्वी में खालिसा भूमि प्रसार योजना बनी। भूमि को बराबर क्षेत्रों में विभक्त किया गया यानी कि बांटा गया, तथा प्रत्येक क्षेत्र में कितनी आय की आशा की गई, कितनी रेवेन्यू, कितना जनरेट होगा रेवेन्यू, इसका आकलन किया गया था, अनुमान लगाया गया था कि इतना रेवेन्यू तो हम यहाँ से निकाल ही लेंगे। नई खालसा भूमि को प्रसार की योजना बनाई थी 1974-75 में, अकबर के काल में। राज्य के अंतर्गत आने वाली भूमि की बात हो रही है। तो उसमें से बढ़ाकर कितनी उम्मीद की गई थी कि हाँ कितने प्रत्येक क्षेत्र हम कितने आय अनुमान वसूल कर लेंगे, इतनी आय हो जाएगी, हमें कितना वसूल किया गया, अनुमान लगाया गया, आशा की गई। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, सॉरी डी, 1 करोड़ दाम। यानी कि इसी को, इस राजस्व वसूल करने के लिए अकबर ने अधिकारी की नियुक्ति की थी, जिसको करोड़ी बोला गया था। 1 करोड़ जो दाम वसूलता उसे क्या बोला गया? करोड़ी। ठीक है। आगे कहता है कि किस आयु में हर्षवर्धन की बहन राजश्री के विवाह मोखरी शासक ग्रहवर्मा के साथ हुआ था? जब राज्यवर्धन की हर्षवर्धन की बहन राजश्री था, उसके जो शादी हुई थी ना मोखरी शासक ग्रहवर्मन के साथ में, तो उस समय उसकी एज कितनी थी, उसकी उम्र कितनी थी, ये पूछा है। बाल विवाह हो गया था एक तरह से देखा जाए तो, आज के संदर्भ में हम कह सकते हैं। 84। तो इसका जो उम्र थी ना राजश्री की, वो थी आपकी 11 वर्ष, कहीं कहीं आपको 12 वर्ष भी मिल सकता है। ठीक है। राजश्री हर्षवर्धन की बहन थी, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और एक राजश्री, बहन भाई थे ये। रसायन और सुषेण किस वर्धन शासक के राजवैद्य थे? यहाँ बताइए साथियों, 2 वैद्य थे, 2 डॉक्टर थे, कौन से शासक के राज दरबार में थे वो?
85। 85 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रभाकर वर्धन पिता था। इन दोनों का राज्यवर्धन बड़ा भाई था, हर्षवर्धन छोटा भाई था, तो इसका पिता था इन दोनों का प्रभाकर वर्धन। हर्षवर्धन के बांसखेड़ा ताम्रलेख में ग्राम एवं विषय के बीच किस प्रशासनिक इकाई का उल्लेख है? हाँ, गांव और विषय, साम्राज्य, आहार के बाद विषय, और विषय के बीच में कौन सी इकाई थी? उसके बाद में फिर आपकी आ गई थी ग्राम इकाई। तो ग्राम से बड़ी और विषय से छोटी इकाई कौन सी मानी गई है? हर्षवर्धन के बांसखेड़ा ताम्रलेख में जिसका उल्लेख मिलता है। इस बांसखेड़ा लेख में हर्षवर्धन के सिग्नेचर मिलते हैं, हमें देख लेना, मिल जाएगा आपको। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पेठ। पेठ या हाँ पेठ ही होता है, पैठक भी मिल सकता है कहीं कहीं, लेकिन नहीं, पेठ ही होगा मेन। तो पैठन तो हो जाएगा आपका प्रतिष्ठान, जो कि महाराष्ट्र में है एक पैठन प्रतिष्ठान, सातवाहनों की राजधानी थी। अग्रहार सबको पता होगा कि भूमि दे, ये तो जो दान दक्षिणा के रूप में दी गई भूमि को बोला गया अग्रहार। गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में भारत में पहली बार आयकर की शुरुआत हुई, यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों। अंग्रेजों ने, इसको आंसर दीजिए फिर बताता हूँ इसकी डिटेल क्या थी, राम कहानी इसकी। तो ये जो हुआ था ना आयकर की शुरुआत हुई थी लॉर्ड कैनिंग के काल में हुई थी। लॉर्ड कैनिंग में मतलब 1861 में, 1861 में आपकी शुरुआत हो गई थी इनकम टैक्स। और 1861 में हुई थी आपकी करेंसी, कागज नोट करेंसी। इससे पहले 1860 से पहले क्या होता था, सिक्कों के रूप में चलता था मामला, सोने चांदी के सिक्के, तांबे पीतल के सिक्के चलते थे। लेन देन के विनिमय का, वस्तु विनिमय का माध्यम सिक्के होते थे। लेकिन इसके बाद 1861 में अंग्रेजों ने नोट बनाना, छापना शुरू कर दिया था, कागज़ के नोट। क्यों छापना शुरू कर दिया था? क्योंकि लोग करेंसी को साथियों स्टोर कर लेते थे। कागज़ की तो कोई वैल्यू नहीं थी, इसलिए कागज़ चलाया उन्होंने, कागज़ की करेंसी चलाई और इनकम टैक्स लगाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी साथ, उसमें अंग्रेजों की बहुत बुरी हार हुई थी, ये सच है। तो उन्होंने सोचा कि इनके पास पैसा नहीं रहने देना, इंडियंस के पास पैसा नहीं रहने देना, इसलिए उनसे वसूल किया जाए मैक्सिमम जितना पैसा। तो उन्होंने इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट लेकर के आए। कठोर कानून होने चाहिए, तो इसलिए 1858 से लेकर के 1861 के बीच में 3-4 कानून प्रमुख बने। कौन कौन से? आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता या भारतीय दंड विधान, सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड सिविल मामलों के लिए, क्रिमिनल मामलों के लिए सीआरपीसी, सीआरपीसी बोलते तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और आपका पुलिस एक्ट। ये 1858 से लेकर 1861 के बीच में 3-4 मेन कानून बने थे, जो कि बाद में चल करके इसी के बेस पे आपका पुलिस एक्ट, आज का पुलिस एक्ट वही चल रहा मामला। आज भी अगर आप FIR दर्ज करवाना जाओगे ना, तो 1861 पुलिस एक्ट के अकॉर्डिंग ही दर्ज होती है वो। 150 साल हो गए, सुधार नहीं कर पाई ये इंडियंस। आगे कहता है कि 1839 में मराठों ने सालसेट एवं बेसिन पर कब्जा किया था। किससे छीन लिया था मराठों ने सालसेट और बेसिन क्षेत्र जो था? बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर 88। तो ये जो छीना था वो छीना था आपका ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगालियों ने छीन लिया था मराठों ने। हाँ, कोई नाम बताया जरा, इस समय जिस समय पर 1857 मराठों ने सालसेट और बेसिन जीता था पुर्तगालियों से, उत्तर भारत में किसका हमला हुआ था 1839 में सर्दियों में? बताइए। लूटा था जिसने भारत की दिल्ली, राजधानी दिल्ली को। अच्छा, आगे कहता है कि भारत में वैधानिक प्रशासनिक सेवा किसने और कब स्थापित की? लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज किसने और कब स्थापना की थी, जिसको हम आज एक प्रकार से यूपीएससी कह सकते हैं?
89 का राइट आंसर जो होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 1879 में लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुआ था ये। हालांकि इसकी बीज बहुत पहले बढ़ चुके थे। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरुआत की थी। उसके बाद आ गया था आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसके ऊपर काफ़ी काम किया था। और लास्ट में अगर ऑफिशियल रूप से इस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसके लॉर्ड लिटन के काल में 1879 में। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से किस दर्शन ने बंगाल के स्थायी बंदोबस्त को प्रभावित किया? बताइए साथियों। बंगाल का स्थायी दर्शन को प्रभावित करने वाला जो था आंदोलन वो था आपका दर्शन विहंग विचारधारा दर्शन। आगे कहता है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित सिंचाई व्यवस्था में से सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला? कौन से क्षेत्र को सर्वाधिक फायदा मिला था उसकी? नहरों से। नहर तो यार पहले से ही थी। खैर बताइए जरा राइट आंसर क्या होगा इसका साथियों। उससे अपने नाम से उनको सफाई करवा करके सेट कर दिया और अपना नाम पब्लिश करा दिया। अपने नाम से पब्लिश करा दी कहाँ पे हमने बनाई। नहर तो पहले से, नहरें बनाना कोई आसान खेल थोड़ी ना यार। उसका टाइम पीरियड कितना था? सालों लगते हैं नहरें बनाने में यार। फिरोज शाह तुगलक के बारे में बताया तो उसने 5 नहरों की स्थापना की थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पंजाब से। संतलत काल में नदाफ था। नदाफ से क्या मतलब था? संतलत काल में जो नदाफ शब्द आया वो किस से संबंध रखता था? । 92 का जो राइट आंसर होगा ना ये तो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रुई धुनने वाला। दुनिया बोलते थे इसकी हिंदी में दुनिया, फारसी में नदाफ। जैसे हम नाई बोल देते हैं तो फारसी में नाई को क्या बोलते हैं? हज्जाम। हज्जाम बोलते हैं नाई को फारसी में। आगे कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सम्मेलन में 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। निम्नलिखित में से किस प्रेसिडेंसी से सर्वाधिक प्रतिनिधि थे? यहाँ कौन से प्रेसिडेंसी से थे सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि जो थे? सिंपल क्वेश्चन है यार ये तो। 93 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि बॉम्बे में हुई थी तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से ज़्यादातर इसके सदस्य थे, ज़्यादातर उसके संबंध थे, मीडिया के लोग थे। 94 कहता है कि कांग्रेस ने अपने प्रथम अधिवेशन में कितने प्रस्तावों का अनुमोदन किया? कितने प्रस्ताव पारित किए गए थे पहले अधिवेशन में जो 1885 में हुआ था? कलकत्ता में हुआ था कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है, ओ सॉरी बम्बई में हुआ था, तेजपाल गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय संस्कृत कॉलेज में। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था वहाँ पर, जिसमें ज़्यादातर मीडिया के लोग थे। 94 बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा? तो जो प्रस्ताव पारित किए थे वो पारित किए थे 9 प्रस्ताव। जियानुद्दीन बरनी के जन्म के समय दिल्ली सल्तनत पर कौन सा सुल्तान राज कर रहा था? क्या क्या क्वेश्चन बढ़ा देते हैं यार बढ़ाने वाले।
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बलबन था उस समय का राज शासन। कहता है कि कैनिंग लॉरेंस स्कूल, मिल स्कूल और मेयो नॉर्थब्रुक स्कूल किस प्रशासनिक विभाग से संबंधित थे? तो वहाँ पर जो सुधार कार्य होता था, प्रोग्राम प्लानिंग चलती थी, वो चलती थी आपकी स्थायी बंदोबस्त का क्रियान्वयन, जारी रहना और विस्तार करना, ये मामला चलता था। 97 कहता है कि निम्नलिखित में से एक महिला मताधिकार की मांग के लिए लंदन जाने वाले शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? कौन सी महिला थी जिसने की महिलाओं के मताधिकार की पैरवी की थी और लंदन जाने वाले शिष्टमंडल को लीड किया था, लीडर थी वो। सिंपल क्वेश्चन है, बता सकते हो इजीली आप लोग ये। ऐसे कार्यों में जो अग्रणी थी ना, वो थी आपकी श्रीमती सरोजिनी नायडू। अच्छी पढ़ी लिखी विद्वान थी ये। इन्हीं की बेटी का हाथ मांगा था गांधी ने, किसके लिए भला? नेहरू के लिए। मना कर दे, झटका दिया था कि नेहरू को उसने गांधी को धमका दिया था सरोजिनी नायडू ने। कहता कि निम्नलिखित में किस धार्मिक समुदाय ने 1557 ईस्वी में भारत में छापे खाने की शुरुआत की? जेसुइट्स, डोमिनिकन्स या फिर फ्रांसिकन्स और प्रोटेस्टेंट मिशनरीज? मिशनरूज नहीं, रूजू नहीं, ये मिशनरीज होगा, प्रोटेस्टेंट मिशनरीज। जगह पड़ रहा है ना, ठीक है, सही है फिलहाल, कोई नहीं। पता हो राइट आंसर क्या होगा इसका? सिंपल क्वेश्चन है तो यार। सॉरी 97, 98 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होएगा आपका। जेसुइट्स पादरी लाए थे, ये पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली जेसुइट्स पादरी, ये लेकर गया छापे खाना को, प्रिंटिंग प्रेस को चलाने का श्रेय इन्हें दिया गया है, जेसुइट्स पादरी को। क्या क्या कहता है कि किसी गुलाम सरदार का पहला विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ? बताइए साथियों। गुलाम सरदार का विद्रोह हुआ था पहला, कौन सा शासक के काल में हुआ? 99, ऑप्शन नंबर सी, बलबन के टाइम पीरियड में हुआ। 100 और आज का लास्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साथ निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में पाए गए हैं? गड्ढे खोदने के साथ नहीं भाई, साक्ष्य आएगा। क्या आएगा? साथ नहीं आएगा, साक्ष्य आएगा। साक्ष्य या सबूत मिले हैं, साक्ष्य। भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में पाए गए हैं? बताइए। कुछ लिख देते हैं यार, ये रोपड़ नहीं है, रोपड़ है, ये पंजाब में जगह है, रोपड़ या रोपड़ डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का। ये सरकोटड़ा है, सूरकोटड़ा होगा, सूरकोटड़ा या सूरकोटड़ा।
तो क्वेश्चन नंबर 100 का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका, सबको पता होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, बुर्ज होम, ये कश्मीर में है आपका, यहाँ से पाए गए हैं और रंगपुर में, इन दोनों जगहों से गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिनको हमने बारी बारी करके सॉल्व किया साथियों। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच क्लास अटेंड करने के लिए। आपका अपने कंटिन्यू स्टडी में लगे रहिए। तबीयत आजकल थोड़ी ठीक नहीं है साथियों, थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे, ऑपरेट करिए, लगे रहिए अपने स्टडी में, देखते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद और जय भारत।